अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ्फार के कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ मेरे हम सफ़र के एपिसोड नंबर 1 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सीध में देखो, बिल्कुल तुम्हारे ऐन सामने मौजूद है तुम्हारा शिकार महराज। बस तुम्हारी नज़र में चढ़ने की देर है और वो अगले ही पल ज़मीन पर ढेर होगा। कई बार महराज को निशाना चूकते देख ऑफिसर खुद इसके पास आए थे। ऐसे दुश्मन को खाकस्तर करोगे तुम महराज? इनके सवाल पर वो नजरें झुका गया। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुश्मन को फतहयाब और तुम्हें शिकस्त ख्वार कर देगी। महराज की आंखों में खून उतरते देख वो फिर से गोया हुए थे। खुद को कमजोर मत बनाओ महराज, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि चट्टानें भी तुमसे टकराने के बाद तुमसे खौफ खाएं। यस सर, मजबूत लहजे में कहता वो निशाना लेने लगा जो दूसरे ही वार पर कामयाब ठहरा था। गुड वर्क माय सन। महराज की पीठ थपथपाते हुए वो वहां से चले गए थे। इसे जिंदगी भर की नसीहत देकर जॉगिंग करते हुए इसके दिमाग में अपने सीनियर ऑफिसर कमांडर पीएसपी जमान इलाही खान की बातें बाज़गश्त कर रही थी, जो ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने इसको सिखाई थी। सुबह सादिक के नीम अंधेरे में वो अपने 2 हवलदारों के साथ पब्लिक पार्क में मौजूद था। मामूल के मुताबिक आज भी कानों में एयरफोन लगाए वो ब्लैक कलर के ट्राउजर के साथ ब्लैक ही हाफ स्लीव की टी शर्ट जेब तन किए हुए था। चेहरे पर हद दर्जे संजीदगी के साथ सजाए वो जॉगिंग कर रहा था। पार्क में मौजूद सब नफूस की नजरों को यकसर इग्नोर किए बस पार्क के चक्कर काट रहा था। मुसलसल 1 घंटे की जॉगिंग के बाद पार्क के साइड एरिया में कसरत करने की खातिर कमर के बल झुका हुआ वो अपने पॉकेट में वाइब्रेट करते फोन की तरफ मुतवज्जो हुआ था। एसएसपी एम महराज स्पीकिंग, मखसूस रुबदार लहजे में जो किसी भी शख्स की बहादुरी को मात दे जाता था। इसकी आवाज़ सुनकर मुकाबिल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जितना तुम्हारे पास बारे में सुना था इतनी ही तुम्हारी आवाज़ में रोब महसूस किया है मैंने। मुकाबिल की खुशगवार आवाज़ पर इसकी भुएं सुकड़ी थी। अच्छा, ऐसा क्या है? हवालदार रशीद इसके अंदाज पर मुस्कुराया था। कोई शक? राव साहब मजे लेते हुए इसकी अपनी चेयर पर झूलते हुए मुस्कुराए थे। इनका बात को ख्वामख्वाह तोल देना महराज को जिज कर गया था। जब मेरे बारे में इतना सब जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मुझे बिना जवाब के किसी के साथ बात करना कुछ खास पसंद नहीं है। गिरे तौलिए की मदद से अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करता हुआ बदमज़गी से गोया हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और समझता भी हूँ तुम्हें एम महराज। मुकाबिल के मजबूत लहजे पर महराज अलर्ट हुआ था। डीएसपी इसरार राव, क्या मैंने आपको सही पहचाना? डीएसपी सर। महराज का पहले ही अंदाजा सही होने पर वो दिल ही दिल में इसकी काबिलियत को दाद दिए बगैर रह ना सके। यस एसएसपीएम महराज, बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया है तुमने। राव साहब की बात पर वो मुस्कुराता हुआ अपने साथ खड़े हवलदार को चलने का इशारा करता जेब की सिमत बढ़ा था। तुम्हारा तबादला हुए आज लगभग कोई 3रा दिन है और तुम अपनी ड्यूटी और फर्ज से अब तक गैर हाजिर हो। इसे क्या समझूं मैं? क्या यही तुम्हारी काबिलियत जिसके चर्चे सारे जिले में मशहूर हैं? राव साहब के लहजे में ऐसे हसद की बू आती महसूस हुई। ना ही मैं अपने फर्ज से चूका हूँ और ना ही अपनी काबिलियत से मगरूर हुआ हूँ। मेरे अब तक वहां ना पहुंचने की वजह आप अच्छे से जानते हैं। अगर भूल गए हैं तो मुझे आपको याद दिलाने में कोई हर्ज नहीं है राव साहब। महराज के ठहरे हुए लहजे से इनके लब सिले हुए थे। हुकूमत की तरफ मिलने वाले मेरे क्वार्टर की रेनोवेशन का काम चल रहा था, जो कल शाम ही मुकम्मल हुआ है। महराज के अंदाजे में यहाँ पर इसके साथ चलते हुए हवालदार ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। प्यार में होती राव साहब की हद दर्जे तजलील पर। फिर कब तक पहुंच रहे हो एम महराज अपने पुलिस स्टेशन? राव साहब की आहिस्तगी से बोलने पर वो इन्हें खामोशी से सुनाता हुआ जीप की फ्रंट सीट पर आ बैठा था। कुछ घंटे और मजीद इंतजार करें राव साहब, फिर शहर भी मेरा और इसके बाद तो पुलिस स्टेशन भी एसएसपी एम महराज का ही राज चलना है। जताते हुए अंदाज में वो अपने साथ बैठे हवलदार को गाइड करता हुआ कॉल कट कर गया। ये लड़का हमारी पहुंच से बहुत दूर का लग रहा है मुझे एसएचओ। कहीं हमारे बुरे दिन शुरू ना हो जाए और इसके यहाँ आने से अपनी चेयर पर बैठते हुए बुराओ। राव साहब महराज के कड़े तेवर से घबराए थे। मुझे भी यही लग रहा है राव साहब, नौजवान नस्ल है ना, इसीलिए अपने गर्म खून की गर्मी दिखा रहा है आपको। कुछ दिनों बाद हमारे साथ रिश्वत के पैसे बांटता हुआ नजर आएगा आपको। अगर ना आए तो मेरा नाम भी एसएचओ असद शाह नहीं, सफाकी से कहता हुआ एसएचओ असद शाह कहा लगा गया। तो किया ही जा रजब, तुम्हें क्या है रजब? मुंह पे कुशन रखता हुआ वो करवट बदलता हुआ धाड़ा। खिड़की से मखमली पर्दे हटाते रजब के हाथ कांपे थे इसकी नींद से भारी हुई गरजदार आवाज से। माफ कर जाई साईं, माफ करना साईं। डरे सहमे रजब की आवाज तक कांप रही थी। माफ कर जाई साईं के बच्चे, बको यहाँ क्यों आए हो? मुंह पे रखा हुआ कुशन इसने रजब के मुंह पे दे मारा था।
साईं वो बको के भी गुस्से की ज्यादती की और कच्ची नींद से उठने की वजह से इसकी ग्रे रंग आंखें सुर्ख अंगार हुई थी। साईं, रजब की हकलाहट इसके गुस्से को मजीद तोल दे रही थी। वड्डे साईं जो हुक्म आही हिंजिला तो हांजी नींद खराब करन जी गुस्ताखी कहीं होए माँ। बड़े साईं का हुक्म था, इस वजह से आपकी नींद खराब करने की गुस्ताखी की है मैंने। सर झुकाए वो डरता हुआ बोल रहा था। बाबा जानी आपको बुला रहे हैं साईं। रजब जल्दी से बोला था, इसके गुस्से का क्या बईद कि वो इसको जान से ही मार डाले। बाबा जानी ने बुलाया है। वो दीवाना वार बेड से छलांग लगाकर उतरता हुआ नंगे पांव 2-4 कदमों में ही कमरे से बाहर निकला था। पीछे खड़े रजब ने सुख का सांस बाहर खारिज किया था। बाबा जानी, इसकी चौड़ी पेशानी पे बिखरे हुए बालों को देखकर बाबा जानी मुस्कुराए थे। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? ब्लू कलर के ट्राउजर पर व्हाइट कलर की शर्ट जो इसके कसरती जिस्म पर चिपकी हुई थी, हद दर्जा सुर्ख आंखें, पेशानी पे बिखरे हुए इसके बाल वो अपने बिखरे हुए हुलिये की तरह ही बिखरा हुआ था। बाबा जानी आप ये कहाँ हैं? देखे मैं आया हूँ आपका बेटा। वो आज ही शहर से वापस आया था और इसे देख बाबा जानी डर के भागे थे। इनके कमरे में दाखिल होते ही वो नम लहजे में पुकार रहा था, बाबा जानी प्लीज बताएं ना आप कहाँ हैं? पर्दों के पीछे देखता हुआ वो खुद को बेबसी के इंतहा पर खड़ा महसूस कर रहा था। क्यों डर रहे हैं मुझसे? मैं तो आपका बेटा हूं ना, फिर क्यों? कबर्ड खोल कर देखता हुआ वो बेदर्दी से आंखें रगड़ता हुआ इन्हें वहां ना पाकर जब से लब दबा गया। दबे कदमों की छाप पर वो फौरन से मुड़ा था। दरवाजे की ओट में छुपे हुए बाबा जानी को देखकर वो इनकी सिफ्त बढ़ा था, जो इसे अपनी तरफ बढ़ते देख दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए जमीन पर बैठ गए थे। कौन हो तुम? इसे अपने पास बैठते देख वो डरे हुए लहजे में पूछ रहे थे। वो बिना कोई जवाब दिए इनकी जानों पर सर रख गया था, जिस पर इन्होंने फौरन से अपनी जानों से इसके सर को उठाने की कोशिश की थी। अपनी कोशिश नाकाम होते देख वो इसके वजीह चेहरे पर आंसू बहते देख आंखें सुगेड़ कर देख रहे थे। तुम रो क्यों रहे हो? इसे रोते देख इन्हें तकलीफ महसूस हो रही थी। मेरे बाबा जानी मुझे भूल गए हैं, वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। तुम मुझे छोड़ो और तुम उठो और जाओ। दोनों हाथों को ऊपर किए वो इसे रोता देखकर अफसुर्दा हुए थे। थोड़ी देर और रहने के बजाय दीजिए ना बाबा जानी, आई प्रॉमिस मैं थोड़ी देर में ही चला जाऊंगा। इनकी जानों पर दबाव देता वो हुआ गिड़गिड़ाया था। कुछ देर बाद वो अपने बाबा जानी के डरे हुए चेहरे को देखता हुआ इनकी पेशानी पर बूसा देता हुआ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। खुदा की गई अपने साथ नाइंसाफी पर वो किड़लाया था। कल की सारी बात याद करता हुआ इनकी सिफ्त बढ़ा था। आप मुझे फिर से भूल गए थे बाबा जानी, इसलिए इस बार मैं भी खुद को भूल गया था। आंखों में नमी लिए वो बाबा जानी के कदमों में आ बैठा। कहीं से भी मेरे बेटे नहीं लग रहे। बाबा जानी इसके बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराए थे। वो जो अब की जानों पर सर रखे नम आंखों में मुस्कुरा रहा था। बाबा जानी आप मुझे दोबारा तो नहीं भूलेंगे ना? वो रोहांसा हुआ था। बाबा जानी की भूलने की आदत वो बचपन से फेस करता आ रहा था, मगर अब इससे बर्दाश्त करना मुहाल हो गया था। पूरी कोशिश करूंगा। वो खुद भी अफसरदा हुए थे अपनी भूलने की आदत से। अब आप कुछ नहीं भूलेंगे बाबा, अब इन्हें सब याद दिलाने की बारी है जो सब कुछ भूल बैठे हैं। सेल फोन पर आए मैसेज को पढ़कर कमीनगी मुस्कुराहट लिए वो मजबूत लहजे में सोच कर मुस्कुरा रहा था। नौशीन, बुलंद आवाज लगाती हुई वो अपने कमरे में आई थी। जी। फूलती हुई सांसों के साथ वो एक आवाज में अंशाल के कमरे में मौजूद थी। जल्दी से तैयार हो जाना, तुम मेरे साथ चल रही हो एमएन के घर। हुक्म सादर करती हुई वो कबर्ड खोलकर खड़ी हुई थी। नौशीन जरा हेल्प करना मेरी, कौन सा कलर पहनूं आज? कबर्ड खोलने और कंफ्यूज होती नौशीन से मदद मांग गई थी। मैं क्या बताऊं? रफ हुलिया में भी वो भला की हसीन लग रही थी। आप कुछ भी पहन ले, आप पर तो हर रंग जचता है। नौशीन की बात पर इसकी बड़ी झील सी सुनहरी आंखें मुस्कुराई थी। अच्छा मुमकिन लगा ही रहो मुझे, अच्छा मक्खन लगा रही हो मुझे, दोस्ताना लहजे अपनाए वो पिंक कलर की ड्रेस को देखती हुई संजीदगी से बोल रही थी। मैं क्यों मक्खन लगाने लगी? भला आपको तो बचपन से ही देसी घी में नहलाती आई हूँ। अंशाल की खूबसूरत चेहरे को देखती हुई नौशीन इसे कह लगाने पर मजबूर कर गई थी। तुम भी ना नौशीन। इसके गुलाबी गदाज गुलाबों की पंखड़ियों मानिंद लबों को देखती हुई दिल ही दिल में नजर उतार गई थी। हंसती हुई ज्यादा प्यारी लगती है आप अंशाल बीबी। इसे मुसलसल हंसते देख वो गोया हुई। तुमने मेरी हेल्प की और मैंने देखा। नौशीन के देखने पर वो हर बात की तरह कंफ्यूज हुई थी। अच्छा ठीक है अब तुम जाओ। अरे बाबा तुम जाओ, इसे खड़े देख वो मुस्कुराकर बोल रही थी। जी, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? दिल में सोचती हुई वो वहां से चली गई। क्या पहनूं? सी ग्रीन कलर की घेरेदार फ्रॉक जमीन पर बूस करती वो बड़बड़ाई। ये भी बकवास है। एक के बाद एक ड्रेस गुस्से से जमीन पर फेंकती हुई जिच आई थी। उफ अल्लाह पाक, कहाँ फंसा दिया है मुझे। कोई भी अच्छा ड्रेस नहीं है मेरे पास, क्या करूं? उफ।
نیچے فرش پر بیٹھتی ہوئی دونوں ہاتھوں میں سر کو گرائے وہ اپنے پورے کمرے میں خود سے بکھرائے اپنے کپڑوں سے خود ہی الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کمرے کی انشی؟ مسز چوہان کمرے میں داخل ہوتے ہی حیران ہوئی تھی۔ ہر جگہ انشال کے بکھرے ہوئے کپڑے دیکھے نا مما، کوئی بھی نیو ڈریس نہیں ہے میرے پاس جو میں آج پہن سکوں۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے وہ معصومیت سے بولی، ویسے کہاں کی تیاری ہو رہی ہے میری صاحبزادی کی؟ کپڑے اٹھا کر وہ بیڈ پر رکھتی ہوئی انشا کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ دل میں ڈر لیے انشی اپنے سنہری بالوں کو کان کے پیچھے کرتی ہوئی افسردگی سے مسز چوہان کو دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں سوال لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ ایک بار پھر سے سوال پوچھتی وہ مسکرائی تھی۔ پہلے پرومس کریں انکار نہیں کریں گی۔ لہجے میں ڈر سمجھ وہ مسز چوہان کو سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ پرومس کرنے کی کیا تک ہے بھلا؟ تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ مسز چوہان کے لہجے میں سختی صاف بیان ہو رہی تھی۔ انشی، مما آپ پہلے پرومس کریں پھر بتاؤں گی۔ مسز چوہان کی بات بیچ میں کاٹتی ہوئی وہ فوراً سے بولی تھی، کیا پرومس؟ اب بتاؤ۔ انشال کی باتیں انہیں پریشان کر رہی تھی۔ ایمن نے بلایا ہے مما، مجھے اپنے گھر پلیز منع مت کیجیے گا۔ مسز چوہان کے ہاتھوں پر دباؤ دیتی ہوئی وہ منت کرنے کے انداز میں بولی تھی، دیکھو انشی، میں نے تمہیں وعدہ کیا ہے، پر یہ کون سی تک بنتی ہے جو صبح صبح ایمن کے گھر جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ آج رہنے دو، کل چلی جانا میرا بچہ۔ مسز چوہان نے اسے ڈانٹتے ہوئے آخر میں پیار سے کہا، اس لیے نہیں بتا رہی تھی آپ کو کہ آپ منع کر دیں گی، وہ بولتی ہوئی روحان سی ہوئی تھی۔ تمہیں یاد نہیں ہے 7 سال پہلے والا واقعہ؟ اس دن بھی تم ایمن کی وجہ سے ڈر کر روتی ہوئی گھر واپس آئی تھی۔ اس کے بعد تو تمہارے بابا تمہیں صرف اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں، کل وہ ویسے فری رہیں گے تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ 7 سال پہلے والے واقعے کو سوچتی ہوئی انشال کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا میں اپنی زبان سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہوں، پلیز مت روکیں پلیز۔ وہ پلیز پر زور دیتے ہوئے مسز چوہان کے گلے سے لگی تھی۔ تم ہر بار یہی کرتی ہو انشی، کیوں آپ ہر بار مان جاتی ہیں؟ ان کی بات بیچ میں کاٹتی ہوئی چہکتی تھی، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی انشال کے حاضر دماغی پر چونکی تھی، میری پیاری پلس معصوم مما، جس پر انشی ان کے گال کو چومتی ہوئی گولڈن کلر کی سادہ سی فراک لیے باتھ روم کی جانب بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد انشال کا کمرہ سمیٹنے کے بعد مسز چوہان اپنے دل میں اٹھتے وسوسوں کو جھٹکتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ انشال، انشی جو جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، مسز چوہان کے پکارنے پر وہ مسکرائی تھی، آئی لو یو مما۔ وہ مسز چوہان کے گلے سے لگی تھی، می ٹو مما کی جان۔ مسز چوہان کا دل نہ کیا تھا انشال کو خود سے الگ کرنے کا، پر آج وہ بضد تھی جانے کے لیے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مما، میں اکیلی نہیں جا رہی، میرے ساتھ نوشین ہے نا۔ اوکے، اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا اور اپنے بابا کا خیال رکھیے گا، بائے۔ مسز چوہان سے الگ ہوتی وہ کچھ دیر میں وہ مین گیٹ کو عبور کر گئی تھی۔ وہیں لیونگ روم کی گلاس وال کے ساتھ کھڑی ہوئی مسز چوہان اپنے دل میں اٹھے ڈر کے ساتھ اسے جاتے دیکھ کر ہی دل میں دعا گو تھی انشال کی حفاظت کے لیے۔